हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 यानी कि कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से जो है ना हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से जो है ना हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन को कवर करेंगे। और ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो बार बार यहीं से सारा का सारा पर्सन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले 2022 में अगर आपका टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना। तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से यहीं से 2022 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना, तो उसको जो है अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, इसे F1 और F2 के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 2। लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? 2। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे अवतल लेंस ये हो गया और ये उत्तल लेंस, जैसा कि आप लोग चित्र में देखने पा रहे हैं, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है ना 2 नियम होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। पहला नियम क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन का, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है ना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि किसी खास 2 माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो आपका स्थिर रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, उसी प्रकार जो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगर हम प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात हवा से पानी में भेजते हैं तो ये अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाता है। इनके विपरीत जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात पानी से हवा में प्रकाश को भेजा जाता है तो यह अभिलंब से दूर हट जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देखने पा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, जो प्रकाश की चाल होता है ना, जो प्रकाश का स्पीड होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां पे होता है? शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे अधिक होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होता है वह किसमें होता है? कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो दोस्तों, जो प्रकाश का वेलोसिटी होता है, इसका जो न्यूनतम वेग होता है कहाँ पे होता है? कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कांच में। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना, तो उसको कॉपी में अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना, वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा, या फिर 45 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों, जब 2 माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है, जो अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना, वो कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 0 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। तो दोस्तों, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो ना, जो कोणीय विचलन होता है वो आपका क्या होता है? I-R के बराबर होता है कोणीय विचलन का मान। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, I-R। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का जो मेन कारण होता है वो आपका क्या होता है?
प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने सीधे रास्ते से विचलित होकर तिरछाने लगता है। जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में देखने पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिए हैं और इसमें एक सिक्का को डाल दिया। जैसा कि आप लोग देखने पड़िए, आपका सिक्का हो गया। और सिक्का जब आप प्रकाश से वस्तु को देखिएगा, पानी में देखिएगा, तो आपको कैसा दिखेगा? ये सिक्का जो है ना अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखने पा रहे हैं कि सिक्का यहाँ दिखाई देता है और ये आपका पानी हो गया। ठीक है, सिक्का यहाँ पे रखिए। वास्तव में जब आप पानी जब हवा से प्रकाश को देखेगा नीचे में, तो ये क्या होगा कि ये अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ने क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या करा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो दोस्तों, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब भी पानी से या जब भी हवा से प्रकाश को हम लोग पानी में भेजते हैं, यानी कि जब प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं, तो प्रकाश का चाल जो होता है ना, वो क्या होता है? चेंज हो जाता है और इनके कारण क्या होता है? वो अपवर्तन होने लगता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि उत्तल लेंस को भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस को भी जो है ना कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। और ये आपका उत्तल लेंस का फिगर हो गया, ये आपका अवतल लेंस का फिगर हो गया। उत्तल लेंस में जो होता है ना, बीच में एक मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है? पतला होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताना कि ये 40 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देती है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि स्नेल के नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों, स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण अर्थात साइन आर का जो मान होता है वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यानी कि म्यू बराबर क्या होता है? फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अपवर्तन, ये स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात जो होता है ना, वो आपका नियत होता है। इसे आप लोग याद रखिए। यानी कि म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, अर्थात पी का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता अर्थात पी बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है और ये f जो है ना मीटर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करके आप लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा ना उसको आप लोग को 100 से डिवाइड कर देना, यानी कि 100 बटे यहाँ पे 20 हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। और उत्तल लेंस की जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना, वो आपका क्या होता है? वास्तविक और धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। यानी कि यहाँ पे +5 डायप्टर हो जाएगा। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, +5 डायप्टर। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता अर्थात पी जो होता है ना, इसे जो व्यक्त करते हैं क्या होता है? ये 1/f, यानी कि ये फोकस दूरी के व्यक्त कर्म होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। लेंस की क्षमता जो व्यक्त की जाती है वो क्या होता है? फोकस दूरी के व्यक्त कर्म होते हैं, अर्थात पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और ये फोकस दूरी जो होना चाहिए ना मीटर में होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है ना, वो आपका उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों लेंसों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न कि लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर होता है। तो दोस्तों, P बराबर क्या होता है? आप लोग को बताया है P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि 1/f फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता जो होता है ना, वो आपका क्या होता है? फोकस दूरी के व्यक्त कर्म होते हैं, यानी कि यहाँ पे 1/f हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है, या फिर मीटर इनवर्स होता है, या फिर आपका प्रति मीटर होता है। इसे आप लोग याद रखिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या क्या होता है, डायोप्टर होता है, या फिर मीटर इनवर्स होता है, या फिर प्रति मीटर होता है। और लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, डायोप्टर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस ही बना सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वो क्या होता है। तो दोस्तों ये आपका विरल माध्यम हो गया और ये आपका सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं तो ये क्या होता है कि अभिलंब के निकट की ओर आती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके विपरीत जब हम लोग प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं ना तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तल लेंस में जब फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों जब हम लोग फोकस और लेंस के बीच वस्तु को रखते हैं ना, जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ऐसे में जितने भी आपका केस है, अगर वस्तु को फोकस या फिर आप वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, या फिर फोकस पर या फिर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं उत्तल लेंस के सामने ना, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन ये केस ऐसा क्रिएट हो गया कि वस्तु को कहां पे रखा गया है, फोकस और लेंस के बीच रखा गया है। ये आपका स्पेशल केस हो गया। और स्पेशल केस में जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आपका कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग। तो दोस्तों लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग होता है ना, ये आपका लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि प्रकाश इससे आर पार कर सकता है। और लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म की तरह। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाश से केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को ले लिए हैं, फोकस और प्रकाश से केंद्र के बीच में रख दिए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो आपका कैसा बनेगा, काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक और आवर्धित। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG का मान दिया हुआ है कितना, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि GNA का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये GNA जो बराबर होगा ना वो आपका क्या होता है, ANG का व्युत्क्रम होता है, यानी कि ANG हो जाएगा। यहाँ पे मान पुट कर देते हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 1/ANG का मान क्या दिया हुआ है, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो ये हमारा निकल के आया, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक का मान कितना आया, 1/1.5। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना लेंस की क्षमता पूछ रहा है और यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताया जब भी आपको लेंस की क्षमता पूछना है तो आप लोगों को क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है फोकस दूरी को। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना 5 डायोप्टर आया। अब देखिए ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस की जो क्षमता होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि -5 डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, -5 डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या करा कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा। तो दोस्तों ये आप लोग को बतलाना है कि ये कौन सा लेंस होगा और कितना सेंटीमीटर कितना मीटर का फोकस दूरी वाला लेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना +5 डायोप्टर दिया हुआ है और आप लोग को ज्ञात करना है ये फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो P जो होता है 1/A
एफ के बराबर होता है। क्या होता है? 1/f के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है ना आप लोग को f का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आप लोग को ज्ञात करके बता देते हैं। तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। क्या होगा? 1/p। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, लेंस की क्षमता अर्थात p का मान दिया हुआ है 5। आप लोग को जो है ना 100 से डिवाइड कर देना। जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 20 5 100 होगा। और हम लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है ना, जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में है हमारा आंसर ना, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कराए कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसकी क्षमता अर्थात p का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे p बराबर जो हो जाएगा ना, आप लोगों को क्या कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है फोकस दूरी को। तो यहाँ पे फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 25 चौका 100 हो जाएगा। और देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है क्या होता है? प्लस डायप्टर होता है, यानी कि यहाँ पे धनात्मक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 डायप्टर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या कराए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात हवा से कांच में प्रवेश करता है ना, तो ये क्या होता है कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके विपरीत जब हम लोग कांच से हवा को प्रकाश में लेके चलते हैं तो ये क्या होता है? अभिलंब से दूर चली जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी कैमरा होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देखने पा रहे हैं, इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, ये उत्तल लेंस का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या कराए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है। तो दोस्तों म्यू बराबर क्या होता है? ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। तो दोस्तों m बराबर क्या होता है? v बटे u होता है। इसे आप लोग याद रखिए, m बराबर क्या होता है? v बटे u होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है ना हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जो प्रश्न याद नहीं ना, तो उस प्रश्न को कॉपी में अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या कराए कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है ना, ये आपका क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है ना, ये आपका क्या होता है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों जब भी किसी भी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को जो है ना उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? फोकस दूरी के दोगुनी पर रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फोकस दूरी के दोगुनी पर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समभुता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो गोले दर्पण में अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और ऋणात्मक होती है, और जो गोले लेंस में जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि इस कंडीशन में दोनों अवतल होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोनों अवतल।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना उत्तल लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर पूछ रहा है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है ये फोकस दूरी के व्यतिक्रम होते हैं, यानी कि 1/f होता है, और ये f जो है ना मीटर में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 1/, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है ना तभी हम उसको क्या करते हैं 100 से भागा करते हैं। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग को 100 से डिवाइड नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तभी आपको डिवाइड करना था। तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 1/1 का अर्थ क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 डायप्टर। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो आपका क्या होता है धनात्मक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 डायप्टर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो दोस्तों किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना वो आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश किरण लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन उसका जो है ना दाहिना साइड में होता है, और दाहिना साइड में क्या होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पॉजिटिव। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना उसी प्रकार उत्तल लेंस की क्षमता भी जो होता है धनात्मक ही होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आप लोगों को याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अच्छी तरह से कॉपी में अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपसे एक भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं छूट सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों जो अवतल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होता है ना आपका क्या होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जल हो गया, कांच हो गया और प्लास्टिक, ये तीनों पदार्थ का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग मिट्टी का उपयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसी टाइप का प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना उत्तल लेंस का फोकसांतर अर्थात यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसका क्षमता क्या होगा आप लोगों को बताया है ना। जब भी यहाँ पे सेंटीमीटर में रहे तो आप लोगों को क्या कर देना है 100 से डिवाइड कर देना है 50 को, है ना, फोकस दूरी को। जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुना 100 हो जाएगा और यहाँ पे +2 डायप्टर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा +2 डायप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस के जो फोकस दूरी होता है क्षमता होता है वो आपका क्या होता है धनात्मक होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होगा यानी कि फोकस दूरी होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f होता है और F बराबर क्या होता है 1/p होता है, क्या होता है 1/p। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना आप लोग को याद करना है F का मान, है ना, F का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो दोस्तों किसी भी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है ना कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब भी प्रकाश की किरण वायु यानी कि हवा से कांच में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि अभिलंब के निकट आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अभिलंब के निकट, यानी कि जब भी हम लोग हवा से प्रकाश को कांच में भेजते हैं तो क्या होता है कि अभिलंब के निकट की ओर आता है। इनके विपरीत जब प्रकाश को हम लोग कांच से हवा में भेजते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो क्या होता है कि अभिलंब से ये दूर चले जाता है।
दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 45 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपका एक भी पर्सन आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोग बता रहे हैं 45% में से आप लोगों को कितना परसेंट जो है ना पहले से याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।